भारत में पैसा तो लगभग हर कोई कमाता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन पैसे को लेकर जो एक आत्मविश्वास होता है, हाँ, वो बहुत कम लोगों में दिखता है। बिल्कुल। आज हमारे पास मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी पर आधारित कुछ नोट्स और स्क्रिप्ट्स हैं और हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये सोर्सेज एक बड़ा दावा करते हैं। क्या? वो ये नहीं कहते कि आपको कोई फाइनेंशियल जीनियस बनना है, बल्कि उनका तर्क ये है कि पैसा मैनेज करना वो एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाँ, कोई भी। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोद कर देखते हैं कि इन विचारों में ऐसा क्या है जो एक आम भारतीय परिवार के लिए इतने जरूरी बताए जा रहे हैं। हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि पैसों की इस उलझन को सुलझाने का वो सिस्टम आखिर है क्या। यहाँ जो बात सबसे अलग है वो ये कि ज्यादातर फाइनेंशियल किताबों की तरह ये सिर्फ कहाँ निवेश करें पर फोकस नहीं करती। अच्छा? इन सोर्सेज के मुताबिक इसका पूरा जोर एक सिस्टम बनाने पर है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसों को लेकर उलझन में रहता है और हर महीने के आखिर में सोचता है कि पैसा गया कहाँ। एग्जैक्टली। चलिए इसी उलझन को थोड़ा और समझते हैं। इन सोर्सेज में एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी बताई गई है। एक आम मिडिल क्लास परिवार, महीने की पहली तारीख सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है और चेहरे पर एक मुस्कान जो ज्यादा देर टिकती नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके तुरंत बाद डेबिट के मैसेज की झड़ी लग जाती है। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड का बिल। लगता है जैसे पैसा आने से पहले ही जाने के लिए तैयार बैठा था। और इसी आपाधापी के बीच किसी इंश्योरेंस एजेंट का फोन आता है। हाँ, ये तो होता ही है। और वो कुछ ऐसी पॉलिसी समझाता है जिसमें गारंटीड रिटर्न, मनी बैक, सुरक्षा, निवेश, सब कुछ एक साथ एक मैजिक प्रोडक्ट। हाँ, और सुनने में इतना अच्छा लगता है कि बिना ज्यादा सोचे समझे वो पॉलिसी खरीद ली जाती है। फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार से सुनकर एक रैंडम म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, क्योंकि सब कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। कोई रिसर्च नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक लहर पर सवार होने की कोशिश। और महीने के आखिर में बैंक अकाउंट लगभग खाली और दिमाग में वही एक सवाल, सारा पैसा गया कहाँ? इन सोर्सेस के मुताबिक मोनिका हेलन इसी कंफ्यूजन को, इसी तनाव को असली दुश्मन बताती हैं। समस्या कम कमाने की उतनी नहीं है जितनी पैसों के बिखराव की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रॉब्लम कमाई की नहीं, मैनेजमेंट की है। राइट। जब पैसों को संभालने का कोई ढांचा नहीं होता तो वो बस यूं ही बह जाते हैं। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिस्टम है जिसे कोई भी अपना सकता है। कोई भी। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर समस्या कंफ्यूजन है तो स्पष्टता कैसे लाई जाए? सोर्सेस के मुताबिक एक बहुत ही सीधा साधा सिस्टम बताया गया है, पैसों को 3 हिस्सों में बांटने का। 3 हिस्सों में? हाँ, इसे ऐसे सोचें जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा। पहला हिस्सा सर्वाइव, जरूरी खर्चे, वो पानी और खाद है जो पेड़ को जिंदा रखने के लिए रोज चाहिए। मतलब किराया, ईएमआई, राशन, बिल्स। बिल्कुल, वो सारे खर्चे जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा सेव, भविष्य की सुरक्षा। वो बाड़ है जो आप पेड़ के चारों ओर लगाते हैं ताकि कोई जानवर उसे खराब न कर दे। ये आपकी सुरक्षा है। तो ये वो पैसा है जो भविष्य के लक्ष्यों के लिए है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। हाँ बिल्कुल भाई। और तीसरा? और तीसरा हिस्सा है ग्रो, स्मार्ट निवेश। ये वो सूरज की रोशनी है जिससे पेड़ बड़ा होता है, फैलता है और फल देता है। मतलब ये वो पैसा है जिसे हम काम पर लगाते हैं ताकि वो और पैसा बना सकें। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, ये सर्वाइव सेव ग्रो सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में प्रैक्टिकल है? मतलब जिसकी तनख्वाह ही इतनी कम है कि सारा पैसा सर्वाइव में ही चला जाता है, वो सेव और ग्रो कैसे करेगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यहाँ सिस्टम का मतलब बड़ी बड़ी रकम से नहीं बल्कि आदत से है। आदत से? हाँ, शुरुआत में हो सकता है ग्रो वाले हिस्से में आपकी सैलरी का सिर्फ 1% या 2% ही जाए। मुद्दा रकम का नहीं बल्कि पैसों को इन 3 हिस्सों में देखने की मानसिकता बनाने का है। अच्छा। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप खर्चों को कंट्रोल करने और बचत के रास्ते खोजने लगता है। ये एक अनुशासन है। समझी। तो ये कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। चलिए उस परिवार की कहानी पर वापस चलते हैं। अगर उनके पास ये सर्वाइव सेव ग्रो का सिस्टम होता तो जब उस इंश्योरेंस एजेंट का फोन आता तो वो क्या करते? वो शायद खुद से एक आसान सा सवाल पूछते, क्या ये पॉलिसी मेरे सर्वाइव सेव या ग्रो में से किस हिस्से में फिट बैठती है? अच्छा।
ये इंश्योरेंस है तो ये सेव यानी सुरक्षा वाले हिस्से में आना चाहिए, लेकिन एजेंट तो इसे ग्रो की तरह बेच रहा है क्योंकि वो गारंटीड रिटर्न्स की बात कर रहा है। तो कंफ्यूजन हो जाता। हाँ, और जैसे ही ये कंफ्यूजन साफ होता, उन्हें समझ आ जाता कि ये प्रोडक्ट दोनों में से किसी भी काम को ठीक से नहीं कर रहा। फैसला लेना अचानक आसान हो जाता। ठीक है, तो ये सर्वाइव सेव ग्रो का सिस्टम तो समझ आ गया, ये एक तरह का कवच है। लेकिन मुझे इन सोर्सेज में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। क्या बात? इसमें लिखा है कि अमीर बनने का रास्ता मल्टी बैगर स्टॉक या अगला बड़ा निवेश ढूंढने से शुरू नहीं होता। हाँ, ये सुनकर तो पूरा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट ही हिल जाता है। बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे उल्टा लगने वाला विचार है। दौलत बनाना निवेश करने से शुरू नहीं होता, बल्कि गलत फैसले लेने से बचने से शुरू होता है। एग्जैक्टली। एक मिनट, ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टी बात है। हर फाइनेंशियल गुरु, हर टीवी चैनल तो यही कहता है कि पैसा लगाओ, निवेश करो, मौके मत चूको। तो क्या ये किताब कह रही है कि वो सब गलत है? वो ये नहीं कह रही कि निवेश करना गलत है, बल्कि वो कह रही है कि निवेश करने का क्रम गलत है। क्रम मतलब? इसे एक क्रिकेट मैच की तरह सोचिए। एक अच्छी टीम पहले अपनी विकेट बचाती है। हाँ। वो ये पक्का करती है कि वो आउट ना हो, उसके बाद वो रन बनाने पे ध्यान देती है। और पैसों की दुनिया में? पैसों की दुनिया में हम अक्सर पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। किताब का तर्क है, पहले अपनी विकेट बचाओ, आधी जीत तो वहीं हो जाती है। और ये विकेट बचाने का मतलब है आम गलतियों से बचना। हाँ। जैसे कि गलत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। सोर्स में साफ लिखा है कि कैसे एक गलत पॉलिसी किसी का पूरा भविष्य खराब कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक क्लासिक गलती है। लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें बेचा ही वैसे जाता है। सही बात। उन्हें लगता है कि उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है और रिटर्न भी, लेकिन असल में इन मिक्स्ड प्रोडक्ट्स में ना तो पर्याप्त सुरक्षा मिलती है और न ही अच्छा रिटर्न। इन नोट्स का सार यह है कि इंश्योरेंस का एकमात्र काम सुरक्षा देना है और इन्वेस्टमेंट का काम पैसा बढ़ाना है। दोनों को मिलाना मतलब अपनी कार से ट्रक का काम लेने जैसा है। कुछ भी ठीक से नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं। दूसरी बड़ी गलती जिसका जिक्र है वो है इमरजेंसी फंड का ना होना। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। किताब में इसे किसी का असली गांव या निजी सुरक्षा कवच कहा गया है। और ये असली गांव वाली बात बहुत गहरी है। पुराने जमाने में जब किसी पर मुसीबत आती थी तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। सही बात है। आज के शहरी जीवन में वो गांव खत्म हो गया है। आपका इमरजेंसी फंड ही आपका वो गांव है। ये आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है और शांति से सोचने का समय देता है। बिल्कुल। जिनके पास ये फंड था वो हाल के मुश्किल समय को आसानी से पार कर गए। जिनके पास नहीं था उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और एक और लालच जिसका जिक्र इन सोर्सेज में है, जल्दी रिटर्न का। हाँ, कहा गया है कि जल्दी रिटर्न असल में जल्दी नुकसान का दूसरा नाम है। ये मानव मनोविज्ञान है। हमें तुरंत परिणाम चाहिए। मुझे याद है जब कुछ साल पहले क्रिप्टो का बूम आया था। ओह हाँ। मेरे कितने ही दोस्त और जानकार रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगे थे। कुछ ने तो अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उसमें लगा दिया। सोर्स यही कहता है कि इसी सपने में सबसे बड़ा जाल छुपा है। एक मजबूत आर्थिक जीवन धीरे धीरे ईंट दरीट बनता है, किसी लॉटरी टिकट से नहीं। और इन सोर्सेस के मुताबिक गलतियों से बचकर खेल में टिके रहना ही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। तो ये किताब किसके लिए है? क्या इसे समझने के लिए कोई खास बैकग्राउंड होना जरूरी है? नहीं, सोर्सेज में साफ है कि ये किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग, गृहिणियां, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। वो क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल विजडम के बीच का फर्क। अच्छा, ये एक नया एंगल है। इसमें क्या फर्क है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी जानकारी होना। जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये टैक्स कैसे बचाते हैं, ये सब जानकारी है जो गूगल पे भी मिल जाएगी। हाँ, ये सामग्री जानने जैसा है। आटा, चीनी, नमक क्या होता है। तो फिर फाइनेंशियल विजडम क्या है? फाइनेंशियल विजडम यानी ये समझना कि उस जानकारी को अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब ये जानना कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और सबसे जरूरी डर और लालच में बहकर गलत फैसले कैसे न लिए जाएं। विजडम ये जानने जैसा है कि उन सामग्रियों से अपने परिवार के लिए सही भोजन कैसे पकाया जाए। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विजडम यानी समझदारी देने पर केंद्रित है। ये बहुत ही शानदार बात है। जानकारी का तो सागर है, लेकिन समझदारी की ही कमी है।
इन सोर्सेज में एक और उत्सुकता जगाने वाली बात का जिक्र है, 1 पेज मनी प्लान। हाँ, ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक पन्ने पर। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग प्लानिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल और सैकड़ों पन्नों का काम होगा। ये विचार उसी बाधा को तोड़ता है। बिल्कुल, लेकिन सोर्स में इसका कोई स्पॉइलर नहीं दिया गया है कि ये कैसे काम करता है। बस ये बताया है कि ये किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। एक तरह का सस्पेंस बना देता है। पर इसका सिद्धांत क्या हो सकता है? सोर्सेज में इसका पूरा तरीका तो नहीं बताया गया, लेकिन इसका मूल सिद्धांत ये है कि आप अपने 5 सबसे जरूरी फाइनेंशियल लक्ष्यों को, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर का डाउन पेमेंट, हाँ, और उन्हें हासिल करने के साधनों को एक ही जगह पर लिखते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक फायदा बहुत बड़ा है। एक ही पेज पर आपकी पूरी फाइनेंशियल तस्वीर का होना, आपके लक्ष्य, आपकी बचत, आपके निवेश, आपका इंश्योरेंस, ये सब एक जगह पर देखने से जबरदस्त स्पष्टता आती है। अच्छा। इससे रोजमर्रा के छोटे-मोटे खर्चों के शोर में बड़े लक्ष्य आंखों से ओझल नहीं होते। ये उस सारी उलझन को खत्म कर देता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो मोनिका हाइलैंड की लेट्स टॉक मनी पर आधारित इन सोर्सेस को देखने के बाद मुख्य बातें साफ है। हाँ, पहला और सबसे जरूरी सबक ये है कि पैसों को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सीखी जा सकने वाली कला है। दूसरा, दौलत बनाने का रास्ता शानदार रिटर्न खोजने से नहीं, बल्कि आम गलतियों से बचने से शुरू होता है। अपनी मेहनत की कमाई को बचाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और तीसरा, पैसों पर कंट्रोल पाने के लिए एक निजी सिस्टम बनाना जरूरी है। वो सर्वाइव सेव ग्रो वाला ढांचा एक बेहतरीन शुरुआत है। ये आपको बाहरी प्रभावों से बचाता है और फैसले लेने की ताकत आपके हाथों में देता है। और अंत में, लक्ष्य महज जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आर्थिक समझदारी विकसित करना है। ये समझना कि कौन सा ज्ञान आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर कैसे लागू होता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी दृष्टिकोण लगता है। इसका सार यही है कि आर्थिक आत्मविश्वास सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। अगर सही सिस्टम और मानसिकता हो तो कोई भी इसे हासिल कर सकता है। ये एक उम्मीद देने वाला संदेश है। सही कहा। इससे जुड़ा एक विचार सोचने के लिए है। बताइए। अगर पैसों को मैनेज करना एक निजी सिस्टम बनाने जैसा है, जैसा कि ये सोर्सेज बार बार कहते हैं, सिस्टम पहले से ही काम कर रहा होता है। हम जिस तरह से खर्च करते हैं, जिस तरह से बचत करते हैं या नहीं करते, वो सब हमारे अवचेतन नियमों पर आधारित होता है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हर किसी के अपने मौजूदा अनकहे सिस्टम में वो कौन सा एक नियम है, चाहे वो तार्किक हो या भावनात्मक, जिसे आज ही बदलने की जरूरत है।